बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हमने मुख्तलिफ डिस्कवरीज़ के बारे में पढ़ा था जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के हवाले से बात करते हैं। हमने इससे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमने पढ़े थे। तो जो थर्ड इसमें पोर्शन आ रहा है या जो थर्ड फंडामेंटल एलिमेंट्स के हवाले से हम बात करते हैं वो है हमारे साथ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को 1932 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जेम्स चैडविक, उसने इसको डिस्कवर किया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो हमारे पास प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन था उसकी डिस्कवरी 1886 में हुई थी। ये कैसे आपके पास हमारे साथ एक कितना अरसे गुजरने के बाद ये डिस्कवर हुआ? तो इसकी शॉर्ट एक ब्रीफ हिस्ट्री के हवाले से हम बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रॉन था असल में ये तो मास में रोल अदा करता है लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, दे हैव नो चार्ज। तो इसी के हवाले से साइंटिस्ट मुख्तलिफ ट्रबल्स में थे, उसको मुश्किलात दरपेश आ रही थी जिसकी वजह से साइंटिस्ट को ये पता नहीं चल रहा था कि ये किस तरह हम इसको न्यूट्रॉन डिस्कवरी इसकी कर लें। तो रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंटिस्ट को पता चल गया कि न्यूक्लियस में एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, ना मुड़ाव इलेक्ट्रिक फील्ड में शो करता है, ना मैग्नेटिक फील्ड में शो करता है, ना इसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, ना इस पर कोई इलेक्ट्रिसिटी असर करता है। तो साइंटिस्ट इसी ट्रबल में थे कि ऐसा कौन सा पार्टिकल, जिसको क्या नाम दे दे जिसकी वजह से हमारे साथ इसकी डिस्कवरीज हो जाए। तो मुख्तलिफ नज़रिए, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि न्यूक्लियस में एक पार्टिकल्स मौजूद है जो न्यूट्रल है। इसका अंदाज़ा कैसे हुआ? इसका अंदाज़ा कुछ यूँ हुआ कि जब साइंटिस्ट ने स्टडी शुरू कर दी, जब कार्बन का मास ले लिया तो कार्बन का मास 12 आ रहा था। जब कार्बन का मास 12 आ रहा था तो इसका एटॉमिक नंबर जो था, जो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास है 6। तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो साइंटिस्ट तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद जब इसका मास लिया गया तो वो एटॉमिक नंबर के डबल आ रहा था। तो साइंटिस्ट ने सोच लिया कि इसके अंदर एक ऐसा चीज़ मौजूद है, एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो इसके मास में मेन रोल अदा करता है। तो इसी के हवाले से एक साइंटिस्ट आ गए जिसका नाम था जेम्स चैडविक। उसने 1932 में इस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी वजह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वजूद में आ गई। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी भी इसको कहते हैं। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी इस चीज़ को कहते हैं जब कोई भी स्टेबल न्यूक्लियाई बम्बार्ड कर ले हम अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज की मदद से, तो उससे एक और स्टेबल एटम बन जाता है और उसकी रिजल्ट में हमारे साथ एक न्यूट्रॉन आ जाता है। कंस्ट्रक्शन डायग्राम हम इसके लिए ड्रा करते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत थी? तो एक रेडिएक्टिव मटेरियल होना चाहिए जिससे रेडिएशन खारिज होंगे, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल, गेमा रेडिएशन खारिज होंगे। जो आपके पास पोलोनियम, रेडियम एंड थोरियम होना चाहिए। यूरेनियम भी हम कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। टारगेटिंग मटेरियल वो मटेरियल हम उसके सामने रखेंगे जिससे हम क्या कर लें, कोई ऐसा चीज़ निकालें जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। हमने इसके सामने बेरिलियम रख लिया, उसके सामने हम एल्यूमिनियम भी रख सकते हैं, लिथियम भी रख सकते हैं, कोई और मटेरियल भी हम इसके सामने रख सकते हैं। इसी की मदद से हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे। पैराफिन वैक्स होगा। पैराफिन वैक्स का कमाल ये होगा, उसकी तो जो वर्किंग है, उसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये जिससे जो न्यूट्रॉन है वो निकले और उसको अपनी तरफ खींचे। पैराफिन वैक्स का मेन रोल यही होगा कि जो न्यूट्रॉन हमारे टारगेटिंग मटेरियल से निकल जाए और उसको अपनी तरफ खींचे। इसी पैराफिन वैक्स से फिर हम प्रोटॉन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन की मदद से। ठीक है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक डिटेक्टर है। लास्ट पर हम एक डिटेक्टर लगाएंगे जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की डिटेक्शन करेंगे कि हमारे पास किस तरह न्यूट्रॉन आए, प्रोटॉन आए। तो डायग्राम को समझते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ आते हैं, किस तरह वर्किंग है। जैसे ही इनिशियल में एक रेडियोएक्टिव मटेरियल एक बॉक्स में रखा गया
वर्किंग की तरफ आ गए, जैसे ही बॉक्स में रख गया तो इससे रेडिएशन खारिज होना शुरू हुए। तो इनिशियली इस बॉक्स के अंदर जो मेटल बॉक्स था इसके अंदर कुछ शुआएं का पता नहीं चल रहा था, या अपना जो हमारे साथ जो टारगेटिंग मटेरियल था जिसको हमने बम्बार्ड करना था, जिसको हमने न्यूक्लियस को ख़त्म करना था, एक न्यू एलिमेंट बनाना था, उसकी तरफ जो रेडिएशन जा रहे थे नहीं पहुँच सकते थे। वजह क्या थी कि अंदर ईयर्स हमारे पास ज़्यादा था। तो इसमें एक वैक्यूम पंप लगाया गया, जिस वैक्यूम पंप की वजह से जो अंदर हवा थी, जो डब्बे में हवा आई थी, जो बॉक्स में हवा आ गई थी, उसको निकाला गया। जैसे ही इसके अंदर हवा निकाला गया तो जो रेडिएशंस खारिज हो रहे थे, जो अल्फा पार्टिकल्स थे पोलोनियम से खारिज हो रहे थे, जिन पर अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। तो इसी पॉजिटिव चार्ज की मदद से जो सामने टारगेटिंग मटेरियल रखा गया, जिसको हमने बेरिलियम रखा था, बेरिलियम को टारगेट करके इसके मास में इंक्रीज आ गया और साथ में एटॉमिक नंबर में भी इंक्रीज हुआ और इसी की मदद से एक न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुआ। सामने पहले आपके पास जो था पैराफिन मटेरियल नहीं था, या हम सिंपली कह सकते हैं जो पैराफिन वैक्स था, मीन जो ऑयली चीज़ था वो नहीं रखा गया, जिसमें हम सेल्यूलोज भी ले सकते हैं, वाटर भी ले सकते हैं, व्हाटएवर सॉन कोई भी वैक्स हम ले सकते हैं, वो नहीं रखा गया। तो यहाँ से जो पार्टिकल जो रेडिएशंस निकल गए यहाँ पर सामने डिटेक्टर पर डिटेक्ट हुए, ग्लो शो कर दिया और साइंटिस्ट ने कह दिया कि जो पार्टिकल आ रहा है हमारे पास इस पर चार्ज नहीं है लेकिन एक मटेरियल है, लेकिन इसका अंदाज़ा भी डिटेक्टर पर असल उस तरीके से नहीं हो रहा था। इसी तरीके से मतलब कि ये साइंटिस्ट को पता चल जाए कि ये है क्या चीज़, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज इतना ग्लो शो नहीं कर सकते थे, ऑपोजिट चार्जेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, फ्लोरेसेंस शो नहीं हो रहा था। लेकिन फिर बाद में साइंटिस्ट ने इसके सामने एक पैराफिन वैक्स रख लिया। जैसे ही पैराफिन वैक्स इसके सामने रख लिया तो जैसे यहाँ से इस रेडिएशन सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे जो हम हीलियम ले सकते, और सामने जो बेरिलियम रखा था बेरिलियम की न्यूक्लियस को टारगेट किया, बेरिलियम न्यूक्लियस को टारगेट किया, तो इसकी रिजल्ट से जो न्यूट्रॉन निकल गए, न्यूट्रॉन इतने तेजी से निकल रहे थे जो हमारे साथ पैराफिन वैक्स मौजूद था उससे इसने प्रोटॉन अपने साथ निकाल लिए, जो अब बाद में डिटेक्टर पर डिटेक्ट हुए और फ्लोरेसेंस ग्लो शो कर दिया। तो साइंटिस्ट ने कह दिया कि हमारे साथ न्यूक्लियस में एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो मास रखता है लेकिन चार्ज नहीं है। रिएक्शंस की तरफ आते हैं, रिएक्शंस क्या कहता है? रिएक्शन हीलियम अल्फा पार्टिकल ले लिया, जो हमने अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, पोलोनियम ले सकते हैं, रेडियम भी ले सकते हैं और थोरियम भी ले सकते हैं। जो यहाँ पर लेंगे शर्त क्या होगी कि इन मटेरियल से हमारे साथ अल्फा पार्टिकल्स खारिज होंगे। जब अल्फा पार्टिकल्स खारिज हुई, सामने डिटेक्टर रख, सामने जो टारगेटिंग मटेरियल था जो हम बेरिलियम लेते हैं उसको टारगेट किया, उसकी न्यूक्लियस को हिट किया। ये इंतहाई मुश्किल रिएक्शंस थे क्योंकि इसमें न्यूक्लियस की धमाके हो रहे थे, इसकी न्यूक्लियस की तबाहकारियाँ हो रही थी, क्योंकि एक न्यूक्लियस को तबाह करना था उससे एक और न्यूक्लियस बनाना था। यहाँ पर इसकी न्यूक्लियस को टारगेट किया तो इसका जो एटॉमिक नंबर था, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, इससे एक और एलिमेंट खारिज हुआ जिसको हम कार्बन कहते हैं। उस पर एटॉमिक मास बन गया 12 और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, मीन एटॉमिक नंबर उसका 6 आ गया और मास नंबर इसका 12 आ गया, और साथ में इससे एक और पार्टिकल्स निकल गए जिस पर चार्ज नहीं था, मीन जो आपको 0 नजर आ रहा है यहाँ पर ये वाला, इसका मतलब है कि नो चार्ज, इसका मतलब है कि नो चार्ज। नो चार्ज, जब इस पर कोई चार्ज नहीं था और इसका तो मास तो एग्जिस्ट करता है, हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन है वो मास, तो न्यूट्रॉन पर मास है। सिमिलरली फिर ये एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया गया, वही अल्फा पार्टिकल्स ले लिए और उसके सामने एक और मटेरियल रखा गया जिसको हम एल्यूमिनियम कह सकते हैं। एल्यूमिनियम मटेरियल रखा गया, उसको टारगेट किया, उससे एक फास्फोरस खारिज हुआ और साथ में न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज आ गई। यूं डिस्कवरीज होती गई और लास्ट में एक और एलिमेंट ले लिया, लिथियम। लिथियम को टारगेट किया, लिथियम के एटॉमिक नंबर में इंक्रीज हुआ और साथ में न्यूट्रॉन निकल गया। सो ये थी एक शॉर्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के हवाले से बात, और इस पर जेम्स चैडविक ने काम किया और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के बाद काफ़ी अरसे के बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम कहते हैं। अब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन के हवाले से बात करते हैं, इसकी खुसूसियत क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स आता है हाई पेनिट्रेटिंग पावर,
मीन जो न्यूट्रॉन का जो पावर है या पहला खुसूसियत है इसका ये कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। मीन ये बहुत ही आसानी से किसी पार्टिकल्स में किसी मटेरियल में एंटर हो सकता है, क्योंकि तो एक स्पीड भी इसकी ज़्यादा होती है और इसका मास भी है, तो ये इजीली पेनिट्रेट हो सकता है, अंदर दाखिल हो सकता है और किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से आ रहे हैं नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल पार्टी है गले, इसलिए इसकी डिटेक्शन में टाइम लगा था, इसकी डिस्कवरी में टाइम लगा था। डिफ्लेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर है। जब चार्ज नहीं आया तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ना किसी चीज़ में मुड़ाव शो करेगा, ना पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना नेगेटिव पोल की तरफ जाएगा, स्ट्रेट ये स्ट्रेट मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि अगर इसके सामने कोई मैग्नेट रखा जाए, हम अगर इसके सामने कोई मैग्नेट रखते हैं, ये नॉर्थ पोल आ गया और साथ में हमारे साथ साउथ पोल आ गया। जब इसके अंदर हम न्यूट्रॉन रेडिएशन पास करते हैं या न्यूट्रॉन पार्टिकल्स पास होता है तो ये स्ट्रेट जाता है। मीन ये तो ना साउथ पोल की तरफ आते हैं और ना नॉर्थ पोल की तरफ आते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। नॉकआउट प्रोटॉन, जैसे ही इसको यहाँ से टारगेट किया अल्फा पार्टिकल से, इस मटेरियल से जब ये प्रोटॉन निकल गए तो इसकी न्यूट्रॉन निकल गए तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ थी। जब ये बहुत स्पीड उसकी तेज़ थी, वो तेज़ स्पीड के साथ जा रहे थे, तो इसके सामने जब मटेरियल रखा गया तो इसी की मदद से ये प्रोटॉन को क्या करता है? नॉक आउट करता है, किक आउट करता है फ्रॉम एनी मटेरियल। इसके सामने जो मटेरियल रखा गया इसी की मदद से इसको नॉक आउट करते हैं, मीन धक्का दे सकते हैं, इसको निकाल सकता है। तो इसी न्यूट्रॉन की मदद से किसी भी मटेरियल से हम क्या करते हैं? प्रोटॉन निकालते हैं। मीन अगर सेल्यूलोज रख लिया गया, कोई वाटर रखा गया, कोई पैराफिन रखा गया, ऑयली चीज़ रखा गया, तो हम इससे प्रोटॉन निकाल सकते थे। मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात कीजिए तो 1.6749 × 10⁻⁻27 kg है और इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से 1842 टाइम्स हेवियर है। जो प्रोटॉन का मास था, प्रोटॉन 1836 था टाइम्स हेवियर था दिन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हेवियर था प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जो एक्चुअल है वो 1842 टाइम्स हेवियर। में न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों से हेवियर है इन मास में। आयनाइजेशन की बात की जाए, ये कैन नॉट आयनाइज करता है, गैसेस को आयनाइज नहीं कर सकता। रीज़न क्या है? इस पर यही रीज़न आ रहा है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो इसी वजह से ये आयनाइजेशन नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, बस ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को तबाह कर सकते हैं और न्यूक्लियस से कोई प्रोटॉन निकाल सकता है। जब न्यूक्लियस ख़त्म हो जाए तो इट्स मीन एटम्स ख़त्म हुआ। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस को ये आयनाइज नहीं कर सकता। लास्ट वन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। जाहिर सी बात है एटम में इसकी डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस में पड़ा है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मीन मेन पार्टिकल्स ऑफ एटम है, इसी तरह न्यूट्रॉन आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। उस वाया लगा को रिटीबन 3 घंटे लगा नोरे। अच्छा